इसकी हम बात कर रहे थे बेटा। कोशिका जीवन की इकाई में हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहे थे। यूकैरियोटिक कोशिका में हमने प्लाज्मा झिल्ली देख ली थी, कोशिका भित्ति देख ली थी, कोशिका अंगकों में अंत झिल्ली का तंत्र में अंत द्रव्य जालिका देख लिया था, गोल्जी काय देख लिया था, लाइसोसोम देख लिया था, रसधानी देख ली थी, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया था, लवक देख लिया था। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है कोशिका कंकाल साइटोपंजर। ये हम देखने वाले हैं, ठीक है जी। हाँ जी यार, अब हम कुछ नहीं कर सकते लक्ष्मी कुमारी, आप है ना पिछला जो लेक्चर हुआ था उस पिछले लेक्चर को देखो, है ना। लेक्चर आप देखते नहीं हो। लेक्चर अगर आप देखोगे नहीं तो फिर मैं बार बार नंबर नहीं दे रहा हूँ। लेक्चर देखना है जी, लेक्चर देखना। धर्मेंद्र कितनी देर का आ रहा है धर्मेंद्र, एक बार मेरे को बताएगा बेटा कितनी देर का आ रहा है धर्मेंद्र। लेक्चर जो है बहुत छोटा रहा है, कितनी देर का आ रहा है। कल से बढ़ जाएगा धर्मेंद्र। तेरा मैसेज मैंने अभी अभी देखा है, तेरा मैसेज मैंने अभी अभी देखा है धर्मेंद्र, अभी अभी देख लिया मैंने धर्मेंद्र सानी, मैंने अभी अभी तेरा मैसेज देख लिया। तेरे पास मैंने बोल भी दिया लेक्चर बड़ा करके आ जाएगा, ठीक है। ओके ओके बच्चे, लेक्चर बड़ा करके आ जाएगा। डन, चलें आगे। आइए, कोशिका कंकाल पढ़ रहे हैं। कोशिका कंकाल जिसको हम क्या बोल कोशिका कंकाल जिसको हम क्या बोल रहे हैं, साइटोपंजर कहते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, कोशिका कंकाल को क्या बोलते हैं, साइटोपंजर बोलते हैं। अब देखिए, आपको एनसीईआरटी में ना कोशिका कंकाल नहीं दिखेगा, आपको एनसीईआरटी में क्या दिखेगा, साइटोपंजर दिखेगा। साइटोपंजर को हिंदी में लिखा हुआ है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन को हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका कंकाल, कोशिका कंकाल कहते हैं। और दोस्त, यहाँ पर जिसके पास मेरा नंबर नहीं है, प्लीज ये जितने भी बच्चे जो मांग रहे हैं, कोई बेटा आप में से कोई भी प्लीज उसको मेरा नंबर दे दीजिएगा। जैसे लक्ष्मी है बार बार मांग रही है, प्लीज आप नंबर दे दीजिए, कोई भी बच्चा दे दो। अब तो खुला है, मैंने नंबर दे दिया, बांट दिया है, ठीक है। बस कॉल मत करिएगा, रात को मत करिएगा, सुबह मत करिएगा, क्योंकि कई बच्चे सुबह 5:30 बजे कॉल कर देते। प्रभु हाथ जोड़कर विनती है, कॉल मत करिएगा, ठीक है। हाँ जी, नंबर दे दो, मैंने नंबर ऑलरेडी दे दिया। जिनके पास नहीं है भाई, कोई भी बच्चा ग्रुप यहीं पर चैट में नंबर डाल दे और भैया नंबर लिख लो, ठीक है। हाँ, ये देखो संजना पांडे ने डाल दिया है, और इधर भी डाल दो यार, इधर लक्ष्मी को दे दो, कोई भी है। चल, सो कोशिका कंकाल की बात कर रहे हैं बेटा। कोशिका कंकाल जिसको हम साइटोस्केलेटन या साइटोपंजर बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं। हमारे एनसीईआरटी में मात्र इतनी सी बात दे रखी है, क्या, बहुत सिंपल सी बात बता रखी है कि भैया साइटोपंजर, साइटोस्केलेटन, कोशिका कंकाल क्या है, प्रोटीन से बने हुए कुछ जाल हैं। ये देख, ये तेरे को जाल दिख रहा है, ये धागे से दिख रहे हैं। हाँ सर, ये धागे से दिख रहे हैं। ये इस तरीके से धागे पूरी कोशिका में फैले पड़े हैं, और ये कोशिका में फैलकर एक कोशिका की आकृति को बनाए रख रहे हैं, ठीक है। सो प्रोटीन से बने हुए जाल, प्रोटीन के बने हुए तंतु जो एक जाल का रूप, प्रोटीन के बने हुए तंतु जो एक जाल के रूप में व्यवस्थित है, किसमें, कोशिका द्रव्य में, क्या कहलाते हैं, साइटोपंजर कहलाते हैं। और ये जो साइटोपंजर जो होते हैं, ये हमारी कोशिका को यांत्रिक सहायता देते हैं, गति व कोशिका के आकार को बनाए रखते हैं। देख, ध्यान से देख, यांत्रिक सहायता देते हैं, यानी बाहर से टूटने से, फटने से बचाते हैं, कोशिका के आकार को बनाए रखने में सहायता करते हैं। लेकिन सर ये वाली चीज समझ में नहीं आती, गति में कैसे सहायता करेंगे, तो अभी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे क्या, कशाभिका और पक्षमाभ। क्या पढ़ेंगे, कशाभिका और क्या पढ़ेंगे, पक्षमाभ पढ़ेंगे। अब आप मुझे बताइएगा, कशाभिका या पक्षमाभ, जिसको हम फ्लैजिला और सीलिया बोलते हैं, इसको फ्लैजिला और इसको क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं, है ना। फ्लैजिला और सीलिया बोलते हैं। फ्लैजिला और सीलिया जो है, क्या ये गति प्रदान करेंगे, ये सर ये गति प्रदान करेंगे, ठीक है। सो फोकस कर यहाँ पर, कमेंट बाद में कर लेना, आराम से कर लेना। मैं तेरे को टाइम दूंगा, अभी 2 बज रहे हैं, 2:15 बजे मैं पूरा टाइम दूंगा। धड़ कमेंट कर देना, सर राइबोसोम तो पढ़ाया नहीं। ले मेरे दोस्त, ये देख, राइबोसोम भी तेरे को आज ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। राइबोसोम भी तेरे को आज ही पढ़ाऊंगा, डन। हाँ जी, सो कोशिका कंकाल पढ़ रहे थे, समझ फील कर, तू आगे बढ़ता जाएगा, पीछे की चीज भूलता जाएगा। इधर ध्यान से सुन, कोशिका कंकाल का मतलब क्या है। मैंने पूछा तुम्हारा कंकाल किससे बना हुआ, चलो सभी बच्चे आंसर दो, तुम्हारा कंकाल किससे बना हुआ है। मैं तुमसे प्रश्न पूछता हूं, जल्दी से बताइए, आपका कंकाल किससे बना हुआ है। हाँ जी, जल्दी से बताइए, आपका कंकाल किससे बना हुआ है। बोन्स से, वेरी गुड। सेल से, एक कह रहा है बोन्स, एक कह रहा है सेल से।
बोन से, बोन से, बोन से, मसल से, बोन से, मसल से, बोन से, मसल से। व्हाट डू यू मीन बाय कंकाल? कंकाल का मीनिंग जानते हैं आप? हाँ सर, हमने देखा है वो हड्डी राजा सा हमें दिखाई देता है, हमने कई बार देखा है ना, देखा है ना। सो कंकाल का मतलब ही क्या होता है? ये कंकाल का मीनिंग क्या होता है? ऐसी संरचना जो आकृति को बनाए रखती है, आकृति, आकार, आकार को बनाए रखे। ठीक है, पहला बिंदु जो आकार को बनाए रखे या आकृति को बनाए रखे, है ना, या आघातों से बचाए, आघात से बचाए, जो बाहरी आघातों से बचाए उसे हम क्या बोलेंगे? कंकाल। जो हमारी आकृति, हमारे आकार को बनाए रखे। ठीक है, अब जैसे मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ क्या मेरी त्वचा मेरे कंकाल का भाग है? सोच समझकर मुझे आंसर देना जल्दी से। क्या मेरी ये त्वचा, क्या मेरा ये स्किन, क्या मेरा कंकाल बनाती है? दिमाग लगा। तुम लोग बस बोन 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 दिमाग में फिट कर लिया, बोन 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 दिमाग में फिट कर लिया। अरे बोन हमने देखा है कंकाल बनाता है। अरे कंकाल का मीनिंग तो सोच, क्या होता है कंकाल का? कंकाल का मतलब सिर्फ बोन नहीं होता। कंकाल का मतलब होता है वो संरचनाएं जो हमारी आकृति या हमारे आकार को बनाए रखती है, जो हमें बाहरी आघातों से बचाती है। तो जरा सोच, क्या हमारी त्वचा हमारा कंकाल का भाग नहीं है? नहीं है। अरे कैसी बात कर रहा है भाई, हमारी त्वचा जो है, सोच रमीज राजा, दिमाग लगा, रमीज अंसारी, सोच तेरी त्वचा से अंदर जीवाणु चले जाते हैं क्या? आज जीवाणु का मन किया, चलो इसके अंदर चले जाते हैं, त्वचा से है चला जाता है। भाई हमारी त्वचा प्रोटेक्ट करती है, हमें करती है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है। ये बाहरी आघातों से बचा रही है, बाहर से जो चीजें अंदर जा सकती है, हमें नुकसान पहुंचा सकती है, उनसे बचा रही है। तो यस, हमारी त्वचा हमारा कंकाल बनाती है। हमारे नाखून हमारा कंकाल बनाते हैं। हमारे नाखून, हमारी त्वचा, हमारे बाल, ये हमारा कंकाल बनाते हैं। और ये क्या कहलाता है? हमारा बाह्य कंकाल कहलाता है। इनको हम क्या बोलते हैं? बाह्य कंकाल बोलते हैं। यानी जो बाहर से कंकाल बनाता है हमारे बॉडी का, वो क्या कहलाता है? एक्सोस्केलेटन कहलाता है। एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल। अंदर से कौन बनाता है? तो अंदर से तो कई सारी चीजें होती हैं, जिसमें आपकी अस्थि भी आ जाती है, जिसमें आपकी उपास्थि भी आ जाती है। कौन? अस्थि भी आ जाती है, उपास्थि भी आ जाती है, कंडरा भी आ जाती है। कंडरा, जिसमें स्नायु भी आ जाता है। कंडरा, स्नायु, मांसपेशियां, मांसपेशियां, ये सारी की सारी क्या कहलाता है बेटा जी? हमारा ये सारी की सारी संरचनाएं मिलकर बनाती है हमारा अंतः कंकाल। तो आज के बाद बस ये मत बोल देना कि हाँ सर हड्डियां हमारा कंकाल बनाती है। भाई साहब, हमारी त्वचा, हमारे नाखून, हमारे बाल, ये हमारे बाहर से, हमारे शरीर को बाहर से बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? हमारे शरीर की बाह्य आकृति कौन बना रहा है? सोच, बाल मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, नाखून मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, त्वचा मिल रही है कि नहीं मिल रही, और क्या मिल रहा है? बस यही मिल रहा है। ये तीन चीजें हमारा बाहरी कंकाल बना रहे हैं, ये सारी चीजें हमारा अंदर से कंकाल बना रहे हैं। अब मैं तुमसे एक चीज पूछता हूं, तुम्हारे फेफड़े कहां पर होते हैं? जरा सोच, यहाँ पर, इस जगह को हम क्या बोलते हैं? वक्षीय भाग बोलते हैं ना। अब तुम्हारे फेफड़े जो होते हैं, पता है कहां पर होते हैं? ध्यान से सुनना, तुम्हारे फेफड़े एक जाल में होते हैं। तुम्हारे फेफड़े जो होते हैं वो एक जाल में होते हैं, एक जाल में होता है। उस जाल का नाम होता है वक्षीय, वक्षीय पिंजरा या वक्षीय पंजर कहलाता है। क्या कहलाता है? थोरेसिक केज बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? थोरेसिक केज बोलते हैं, वक्षीय पंजर बोलते हैं। इधर देख, ध्यान से सुन। अब ये वक्षीय पंजर किससे बना होता है? इधर ध्यान से सुन। आगे की तरफ एक हड्डी होती है हमारे यहाँ पर, आगे की तरफ, आगे की तरफ एक हड्डी होती है जो खंजर के जैसी होती है। खंजर होता है ना, खंजर, उसके जैसी होती है। इसका नाम होता है उरोस्थी। इसका नाम क्या होता है? उरोस्थी। अंग्रेजी में बोलते हैं स्टर्नम। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्टर्नम। आगे क्या होती है? एक हड्डी होती है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इधर 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 इधर, यहाँ पर एक हड्डी होती है जिसका नाम होता है स्टर्नम। इंग्लिश में बोलते हैं स्टर्नम, हिंदी में बोलते हैं उरोस्थी। ठीक है। पीछे की तरफ क्या होती है? पीछे, हमारे पीछे कौन होती है? रीढ़ की हड्डी होती है। पीछे कौन होती है? हमारे रीढ़ की हड्डी होती है। इस तरीके से हमारी क्या होती है? रीढ़ की हड्डी होती है। प्लीज पढ़, इसको ध्यान से पढ़, जल्दबाजी मत कर।
पढ़ इस चीज को। ये कौन है पीछे? हमारी रीढ़ की हड्डी है। और ये जो रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, ये लचीली होती है कि नहीं होती है? लचीली होती है। कैसे लचीली होती है? हम आगे पीछे हो सकते हैं। किसके कारण होते हैं? इन हमारी हड्डियों के बीच में मिलती है उपास्थि, कार्टिलेज जिसको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से हम आगे पीछे इस तरीके से मुड़ सकते हैं। और अगर ये उपास्थियां जो होती है ना, ये उपास्थियां कार्टिलेज जो होता है, अगर ये खराब हो जाए तो मुड़ने में चलने में प्रॉब्लम आ जाती है। एक प्रॉब्लम होती है, एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है स्लिप डिस्क। अगर आपने कभी नाम सुना हो तो। सुना है? मेरे को बहुत ही भीषण बीमारी है। सर आपको सारी बीमारियां लगी पड़ी है? हाँ, सारी बीमारियां लगी पड़ी है। हमारा जो पीछे स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है, वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम मेरुदंड बोलते हैं, कौन है ये? अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हमारी रीढ़ की हड्डी को क्या बोलते हैं? मेरुदंड कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। ठीक है। अब ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी जो होती है, यहां से क्या निकलती है गुरु? सर यहां से निकलती हैं पसलियां। क्या निकल रही हैं? पसलियां। इधर से भी इधर से भी एक जोड़ी जोड़ियों के रूप में निकल रही है। ठीक है। तो अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइए, आगे कौन मिल रही है गुरु? आगे कौन मिल रही है? दिमाग लगाए। खंजर के आकृति की हड्डी मिल रही है, उरोस्थी। पीछे कौन मिल रही है? रीढ़ की हड्डी। साइड से कौन है? पसलियां हैं। तो अब जरा दिमाग लगा, एक जाल सा नहीं बन रहा? हड्डियों का एक जाल बन रहा है। हाँ। और इसी हड्डियों के जाल के अंदर, इमेजिन कर, इसी हड्डियों के जाल के अंदर आपके कौन है? सर फेफड़े हैं कि नहीं है? हाँ सर, फेफड़े हमारे। तो क्या आपके फेफड़े एक जाल के अंदर हैं? क्या ये फेफड़े, ये अंग, हमारे शरीर का अंग, क्या प्रोटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना। तो क्या मैं नहीं बोल सकता हमारी अस्थियां हमारे बाहरी आघातों से बचा रही हैं, एक अंग की सुरक्षा कर रही है ना। तो कंकाल का मीनिंग क्या हुआ? अब समझ में आ गया। कंकाल मीन्स जस्ट बोन नहीं होता। कंकाल बेटा ये सारी चीजें हैं जो आकार को, आकृति को बनाए रखें, बाहरी आघातों से बचाएं, उनको हम क्या बोलते हैं? कंकाल बोलते हैं। अब इतनी सी बातें सुनने के बाद में, समझने के बाद में, आप मुझे बताइए कोशिका कंकाल का मतलब क्या होगा? खुद सोचो, दिमाग लगाओ, इमेजिन करो। क्या कोशिका कंकाल का मीनिंग क्या होएगा? यानी कुछ ऐसी संरचनाएं जो कोशिका को क्या कर रही होंगी? उसके आकार को बनाए रख रही होंगी, उसको बाहरी आघातों से बचाएंगी। मीनिंग समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब यही चीज देख तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, पढ़ देख। यहाँ पर क्या है ना कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन मीनिंग नहीं समझते हैं, है ना। पढ़, अब देख देख क्या लिखा हुआ है, क्या कर रहा है। कोशिका का जो कंकाल जो है, ये जो साइटोपंजर जो है, इसका कार्य क्या है? क्या ये यांत्रिक सहायता दे रहा है? यांत्रिक सहायता यानी बाहरी आघातों से बचाएगी? हाँ। क्या ये आकार बनाए रखेगी? हाँ। खत्म। सेल को प्रोटेक्ट करेगी, सेल की शेप बनाए रखेगी। डन। समझ में आ गया। अब एक चीज लिखी हुई थी, सर ये गति, सर ये गति कैसे करता है? मैंने कहा थम जा, रुक जा, अभी जब हम कशाभि का पक्षमाभ पढ़ेंगे ना, तब ये वाला बिंदु भी समझ में आ जाएगा कि कैसे ये गति में सहायता करता है। मैंने कहा थोड़ा सा वेट करना, ये वाला बिंदु अभी आएगा। अब बात ये तो है कि हमारी एनसीईआरटी में बस इतना सा दे रखा है, लेकिन ये नहीं बता रखा कि भाई साहब ये जो तंतु जो है ना, ये जो तंतु जो है, जो कंकाल बना रहे हैं, ये प्रोटीन के, ये इस तरीके से तंतु मेरे पास अगर होगा डायग्राम, मतलब एनिमेशन होगा तो मैं तुमको दिखाता हूं। चलो आइए, एक सेकंड रुकना बस। ये वाला देखिए, ये फाइबर्स है, ये फाइबर्स है, ये तंतु है, फाइबर है किसके? प्रोटीन के अंदर, जो इस कोशिका के अंदर फैले पड़े हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा? फाइबर्स है। फाइबर से तंतु हैं जो किसके अंदर फैले पड़े हैं? इस कोशिका के अंदर फैले पड़े। डन। अब आ जाते हैं, सर ये कौन से फाइबर हैं? ये जो यहाँ पर फाइबर जो हैं, ये जो दिख रहे हैं हमें फाइबर, ये जो तंतु जो दिख रहे हैं, ये सर यांत्रिक सहायता क्या होता है? यांत्रिक सहायता क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। सहायता का मतलब क्या होता है? पूजा, सोचना, जो आपको
बाहरी चीजों से, बाहरी आघातों से बचाती है, उसे उस चीज के लिए हम वर्ड यूज में लेंगे क्या, यांत्रिक सहायता देती है। ठीक है, जैसे मैं पूजा सिंपल सी बात पूछता हूं, आपने तना देखा है? तना क्या अपने आप गिर जाता है? सोचो, क्या तना हवा चलती गिर जाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें जो है ना इतनी गहरी हैं, जमीन में मृदा को पकड़े हुई है, मृदा में घुसी पड़ी है, तो तना गिर जाता है? नहीं। तो तने को सीधा रखने के लिए कौन हेल्प कर रहा है? जड़ें कर रही है, तो सहारा दे रही है, यही मीनिंग है यांत्रिक सहायता। अब बात आ रही है सर ये कोशिका कंकाल बनाता कौन है, ये तंतु कौन से होते हैं? तो यहाँ पर अगला बिंदु जो आ रहा है वो ध्यान से सुनना बेटा। ये जो कोशिका कंकाल जो है ये कौन बनाते हैं? सर तंतु बनाते हैं। सर कौन से तंतु बनाते हैं? ध्यान से सुनना। और ये तंतु किसके होते हैं? सर ये प्रोटीन के होते हैं, है ना। अब प्रॉपरली नहीं बताया, देखिए कोशिका कंकाल दो प्रोटीन के तंतु बनाते हैं, या दो प्रकार के होता है कोशिका कंकाल, दो संरचनाएं होती हैं। एक का नाम होता है सूक्ष्म नलिका और एक का नाम होता है सूक्ष्म तंतु। याद रखना, एक होता है सूक्ष्म तंतु और एक होता है सूक्ष्म नलिका। सूक्ष्म नलिका को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ट्यूब्यूल कहते हैं, और सूक्ष्म तंतु को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, एक है सूक्ष्म तंतु और एक है सूक्ष्म नलिका। भाई साहब दोनों में फर्क क्या था? ये थोड़ा सा इसका व्यास ज्यादा होता है, इसका व्यास बहुत ही पतला होता है। किसका? सूक्ष्म तंतु जो होते हैं कंपैरेटिवली क्या होते हैं? छोटे होते हैं, और ये थोड़े से मोटे होते हैं। अब हैं किस किस से बने हुए हैं? तो मैंने आपको क्या बताया कि इस कोशिका कंकाल जो है वो किस से बना हुआ है? सर कोशिका कंकाल प्रोटीन से बना हुआ है। आपने बोला ठीक है सर, कौन से प्रोटीन से बना हुआ है? इधर ध्यान से सुनना, फोकस करना, कमेंट मत करो, पहले पढ़ाई करो। इधर देखो, देखो सूक्ष्म नलिका जो होती है, सूक्ष्म नलिका ये बनी होती है एक प्रोटीन से जिसका नाम होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ट्यूब्यूलिन एक प्रोटीन होता है जो क्या बनाता है? देखिए यहां पर एक प्रोटीन भरा पड़ा है। क्या भरा पड़ा है? प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन कौन सा? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। तो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन क्या बनाता है? सूक्ष्म नलिका बनाता है। और एक्टिन प्रोटीन जो होता है, कौन सा? एक्टिन प्रोटीन जो होता है, कौन सा प्रोटीन? एक्टिन प्रोटीन जो होता है, जो यहां पर भरा पड़ा है एक्टिन प्रोटीन, वो बनाता है सूक्ष्म तंतु। तो बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको बोली क्या कि दोस्त यहां पर इस कोशिका के अंदर जो तुमको जाल दिख रहा है, उस जाल में सूक्ष्म नलिकाएं भी हैं, सूक्ष्म तंतु भी हैं। कौन? सूक्ष्म नलिकाएं भी हैं, सूक्ष्म नलिकाएं भी हैं, सूक्ष्म तंतु भी हैं। जो लाल वाली मैंने दिखाई थोड़ी मोटी है, पीली वाली मैंने दिखाई थोड़ी पतली है। जो लाल वाली दिखाई है वो सूक्ष्म नलिकाएं हैं, जो पीली वाली दिखाई है वो सूक्ष्म तंतु हैं। सूक्ष्म नलिकाएं किससे बनी हुई है? देखिए आराम से याद हो जाएगा, अंग्रेजी का वर्ड याद रखना, कौन सा? सूक्ष्म नलिका। नलिका को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्यूब बोलते हैं। इतने से याद रह जाएगा। नलिका को हम क्या याद रखेंगे? अब बढ़ते हैं, अगला टॉपिक जो आता है वो आता है राइबोसोम, जो हमारा छूट गया था, जो मुझे आपको बताना था। किसकी बात करने वाले हैं? राइबोसोम अंकल की बात करने वाले हैं। किसकी? इन राइबोसोम अंकल की। हाँ जी, यस यस नीमो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है बेटा। हाँ जी सर, प्रोटीन कैसे बनती है? तूने चैप्टर नहीं पढ़ा बेटा? चैप्टर पढ़ाई किया कर बेटा। जो भी है, जो भी तुम पूछ रहे हो, अगर आरंभ बैच के तो कसम से पढ़ाई नहीं कर रहे तुम, बिल्कुल नील बटे सन्नाटा। तुम्हारा चैप्टर निकल चुका है। आरएनए से प्रोटीन नहीं बनता है बांगड़ू? ए बांगड़ू, ये श्वेता, ओल्ड व्यक्तियों में केराटिन प्रोटीन की मात्रा कम होती जाती है, इसलिए स्किन लूज हो जाती है, बस। ठीक है। हाँ जी सर, केंद्र क्या होता है? बहुत बढ़िया बेटा, केंद्र का मतलब नहीं पता। ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, इसके बीच वाला भाग जो है वो क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। ठीक है, चले आगे। हाँ भाई, अच्छा कंडरा क्या होता है? मेरे को लगा केंद्र पूछ रहा है। कंडरा क्या होता है? टेंडन्स नाम सुना है? टेंडन्स। लिगामेंट नाम सुना होगा।
मसल्स को बोन्स से जोड़ती है। देख मेरे यहाँ पर मसल है और यहाँ पर बोन है, तो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? कंडरा। और दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाली संरचना जो होती है उसको हम बोलते हैं स्नायु यानी लिगामेंट। ठीक है सर, क्लास तो शाम को 7 बजे होती है ना? अरे भाई साहब इसको कोई बताए। हाँ जी बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे सौरभ। आइए राइबोसोम की बात कर रहे हैं, जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते फटाफट ध्यान से सुनिएगा राइबोसोम के बारे में। देखिए राइबोसोम के बारे में मात्र यहां से यहां तक दे रखा है हमारी एनसीईआरटी में, सिर्फ इतनी सी बात समझा रखी है। जरा एक बार फटाफट हमारे राइबोसोम को फटाफट पढ़ लेते हैं हम अपने तरीके से। राइबोसोम की खोज किसने करी? देखिए हमारी एनसीईआरटी बोलती है जॉर्ज पैलेड ने करी है 1953 में, और आपने यही याद रखनी है। लेकिन जब हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ते तो हमें पड़ता है ये जो जॉर्ज पैलेड जो है ना, इन्होंने किस में करी थी? जंतु कोशिका में करी थी 1953 में। जबकि पादप कोशिका में किसने करी थी? याद रखना रॉबिन्सन और ब्राउन ने करी थी। वर्ष आपको याद नहीं रखना है, जो एनसीईआरटी में वर्ष लिखे हुए हैं वो सारे के सारे याद रखने हैं। जॉर्ज पैलेड ने करी थी राइबोसोम की खोज, किसमें करी थी? जंतु कोशिका में करी थी। रॉबिन्सन और ब्राउन ने किसमें करी थी? पादप कोशिका में करी थी। खत्म खल्ला, सिंपल सी बात है। इनको प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि प्रोटीन का निर्माण होएगा दोस्त। किसका निर्माण होएगा? ये जो है ये फैक्ट्री है। ये किसका निर्माण करेंगे गुरु? ये प्रोटीन का निर्माण करेंगे, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। ये सबसे छोटा कोशिका अंगक होता है एक कोशिका के अंदर, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, सबसे छोटा कोशिका अंगक जो होता है वो कौन होता है? राइबोसोम होता है। ये प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। इनकी खोज जॉर्ज पैलेड ने करी थी 1953 में, है ना? किसमें? जंतु कोशिका। पादप कोशिका में किसने करी? रॉबिन्सन और ब्राउन ने करी थी। डन। लक्ष्मी कुमारी अब ये लास्ट वार्निंग है तुम्हें। मैं ऑलरेडी यहां पर कई बच्चों ने नंबर लिख दिए हैं बेटा, क्लास को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो क्लास से बाहर निकाल दूंगा मैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? नो कॉल, कुछ नहीं, सिर्फ मैसेज करना सर पीडीएफ चाहिए बस। ठीक है लक्ष्मी, अब क्लास को डिस्टर्ब मत करो। ऑलरेडी वहां पर नीचे नंबर दे दिए कई बच्चों ने, मैं देख चुका हूं। अब प्लीज क्लास को डिस्टर्ब बिल्कुल भी कतई करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, सबसे छोटा झिल्ली रहित, वेल डन, बहुत ही बढ़िया। जिसने भी लिखा है कृष्णा, सबसे छोटा होता है और झिल्ली रहित कोशिका अंगक होता है। चल, अब ये 2 इकाइयों से बना होता है, एक छोटी इकाई से बना होता है, एक बड़ी इकाई से बना होता है। राइबोसोम किससे बना होता है? 2 इकाइयों से बना होता है, एक छोटी इकाई और एक बड़ी इकाई। एक छोटी इकाई से बना होता है, एक बड़ी इकाई से बना होता है। एक छोटी इकाई होती है और एक बड़ी इकाई होती है। ठीक है, ये छोटी इकाई है, ये बड़ी इकाई है ना? राइबोसोम ऐसे ही बनाते हैं ना, एक छोटी इकाई है, एक बड़ी इकाई है। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा मिल रहा था सर? प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S मिल रहा था और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S मिल रहा था। चलो यहां पर ना लिखकर अगले पेज पर बनाई हुआ है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा मिल रहा था? 70S मिल रहा था, जिसमें एक छोटी इकाई है, एक बड़ी इकाई है। यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सा मिल रहा था? 80S मिल रहा था, जिसमें एक छोटी इकाई है, बड़ी इकाई है। अब जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो मिल रहा था 70S, उसमें जो बड़ी इकाई थी वो कौन सी थी दोस्त? जरा याद कर फटाफट, कौन सी थी? 50S थी। दिमाग लगा, कौन सी थी सर? 50S थी। और जो बड़ी थी वो कौन सी थी? 30S थी। और 80S में जो बड़ी थी वो कौन सी थी? 60S थी। और जो छोटी थी वो 40S थी। याद आ रहा है? ऐसा पढ़ा था, ऐसा पढ़ा था। सर गोल्जी बॉडी क्या होती है? हमको नहीं पता यार, कसम से हमको पता ही नहीं, हमने पढ़ाया ही नहीं है संगम, ये हमको नहीं पता। हाँ जी सर, कहां पर है नंबर सर? अरे यार, अब नहीं है तुम्हारे लिए नंबर, नहीं है अब, तुम चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पर। ठीक है, पढ़ना है तो पढ़, नहीं पढ़ना तो निकल जा क्लास से, चुपचाप बैठ के पढ़ ले यहाँ पर। हाँ जी, छोटी इकाई कौन सी है? याद रख, 70S राइबोसोम जो होता है उसकी जो छोटी इकाई है वो है 30S और जो बड़ी इकाई है वो है 50S। और 80S राइबोसोम जो होता है उसकी छोटी इकाई है 40S और बड़ी इकाई है 60S। आप में से कितने बच्चे हैं जो इसका मीनिंग जानते हैं? जरा हाथ खड़ा करिएगा। यस,
Mg से जुड़ी होती है, मैग्नीशियम जोड़ता है। वेरी गुड, जिसने भी लिखा है जानते हैं, हाँ जी जानते हैं, वेल डन, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया भाई, वेरी गुड, बहुत ही जबरदस्त। जो जानते हैं फटाफट रिवाइज कर लीजिए, जो नहीं जानते हैं जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। वेल डन। अब आप में से जो नहीं जानते वो तो यही बोलेंगे सर 70, सर 70 है, सर 70 में अगर ये 30 है तो ये तो 40 होनी चाहिए थी, है ना, लेकिन ये तो सर 50 है, और सर 80 में अगर ये 40 है तो ये 40 होनी चाहिए थी, 60 कैसे हो गई? मैंने कहा आइए सबसे पहले यही होएगा ना कि 70s में 50s 30s, 80s में 60s 40s। सबसे पहला ये S क्या है? S का मतलब है स्वेडबर्ग इकाई, जिसको हम अवसादन इकाई भी बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पर दो वर्ड है, एक है स्वेडबर्ग और एक है अवसादन। स्वेडबर्ग तो वैज्ञानिक का नाम है जिसने ये पूरा कंसेप्ट बताया। अवसादन क्या होता है, सेडिमेंटेशन क्या होता है? बहुत सिंपल शब्दों में, तुमने एक गिलास लिया, इस गिलास के अंदर पानी डाल दिया, पानी क्या है बेटा? विलायक है, पानी क्या है? विलायक है, और तुमने इसमें चीनी डाल दी, चीनी क्या है? विलेय। तुमने इसमें मिट्टी डाल दी, मिट्टी भी विलेय है ना। तो मिट्टी, चीनी, ये सारे ठोस कण डाल दिए, वो सारे क्या है? विलेय। अब मान ले तो चीनी हटा दे, तूने मिट्टी डाल दिया, मिट्टी के कई सारे कण होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, कंकड़ भी होता है, बजरी भी होता है, बालू भी होता है ना। तो मिट्टी के अलग अलग कण होते हैं ना, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, अलग अलग कण होते हैं किसके? मिट्टी के। तुमने मिट्टी डाल दी, चम्मच से लाया, थोड़ी देर बाद तुम क्या देखोगे? जो भारी कण है वो नीचे बैठ जाएंगे, जो हल्के हैं वो ऊपर रह जाएंगे, पानी में मिक्स हो जाएंगे, है ना। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवसादन कहलाती है। ये 9वीं कक्षा में ये चीज समझा दी जाती है और मेरे को नहीं लगता आपको ये बताने की जरूरत है, ठीक है, डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतनी सी बात सुनने के बाद में, समझने के बाद में, अवसादन का मीनिंग तो समझ में आ गया। अब सर ये 70, 80, 50, 30, 60, 40 क्या है? मैंने बोला एक यंत्र है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन, एक यंत्र है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल मशीन। कौन सी मशीन है? सेंट्रीफ्यूगल मशीन है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन है, जिसको हम अपकेंद्रण यंत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपकेंद्रण यंत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपकेंद्रण यंत्र बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल मशीन कहते हैं। अब इस मशीन में क्या करते हैं? हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम सिंपल विलायक डाल रहे हैं। पानी डाल दिया हमने, विलायक डाल दिया, मान लेते पानी डाल दिया, ठीक है, और हमने एक कोशिका ले ली, मान ले कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका ले ली है, और इस प्रोकैरियोटिक कोशिका को लिया, और इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो राइबोसोम है, उस राइबोसोम को निकालकर इसमें डाल दिया। चलो जी, राइबोसोम डाल दिए, हाँ गुरु, राइबोसोम डाल दिए। अब राइबोसोम कौन है सर? राइबोसोम जो है वो हमारे विलेय हैं। मैंने कहा यस। अब इस परख नली को निकालकर मैं एक मशीन में डाल रहा हूं जिसका नाम है क्या? सेंट्रीफ्यूगल मशीन। ये देख, ये टेस्ट ट्यूब यहाँ पर डाली जा रही है, हाँ सर डाल देंगे। फिर मशीन ऑन की जाएगी एक निश्चित स्पीड में, और इसको घुमाया जाएगा। क्या किया जाएगा? इसको घुमाया जाएगा, घुमाया जाएगा, घुमाया जाएगा। घुमाने के बाद में ये मशीन रुकेगी, फिर इस परख नली को निकालेंगे और देखेंगे आपके राइबोसोम नीचे बैठे कि नहीं बैठे। सिंपल सा मीनिंग समझ में आया क्या? हमने ये परख नली ली, इस परख नली के अंदर राइबोसोम डाल दिया, परख नली को निकालकर, मतलब परख नली जिसके अंदर राइबोसोम डाल दिया है, विलायक में पानी के अंदर डाल दिया, विलायक है, विलेय है, विलेय कौन है यहाँ पर? राइबोसोम में डाल दिया राइबोसोम, इसको लिया, इसके अंदर डाला, मशीन घुमाई, एक निश्चित गति से घुमाई, घुमाने के बाद जब ये रुकेगी मशीन, उसके बाद तुम इस परख नली को निकालोगे और देखोगे राइबोसोम नीचे बैठे कि नहीं बैठे। अगर बैठ गए तो मैं क्या बोलूंगा? सेडिमेंटेशन यानी अवसादन हो गया। नहीं बैठे तो मैं बोलूंगा अवसादन नहीं हुआ, ठीक है। अब हमने क्या किया? ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो राइबोसोम यहाँ पर निकालकर परख नली में डाला, इस परख नली को इसके अंदर डाला और घुमाया। कितनी स्पीड पे भैया? 20 रोटेशन प्रति सेकंड के हिसाब से घुमाया। यानी 20 रोटेशन प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में ये मशीन कितनी बार घूमेगी? 20 बार। समझ में? आरपीएस का मतलब रोटेशन पर सेकंड, रोटेशन का मतलब घूमना, पर सेकंड का मतलब एक सेकंड में 20 बार घूमेगी। तो अब आप मुझे बताएंगे 1 मिनट में कितनी बार घूमेगी?
1 सेकंड में 20 बार घूम रही है तो 1 मिनट में कितनी बार घूमेगी? जरा कॉमन सेंस लगाइए, क्या 1200 बार घूमेगी कि नहीं घूमेगी? सोचिए, सिंपल सा। 20 रोटेशन 1 सेकंड में है तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। 60 इंटू 20 कितना हो गया? 1200 हो गया। हो गया, हो गया, कितना हो गया? 1200 हो गया। यानी 1200 बार मैंने इस परख नली को यहां पर घुमाया, घुमाने के बाद में इस परख नली को निकाला, निकालने के बाद में मैंने देखा कि भैया नीचे अवसादन नहीं हुआ, यानी इतनी स्पीड पर अवसादन नहीं हुआ। ठीक है, मैंने स्पीड बढ़ाई, 20 से मैं 40 आरपीएस पर ले आया। 40 आरपीएस मतलब 1 सेकंड में कितनी बार घूम रहा है सर? 1 सेकंड में 40 बार घूमेगा। 1 मिनट में कितनी बार घूमेगा? 2400 बार घूमेगा। यानी 2400 बार परख नली को घुमा दिया, घुमा दिया, घुमा दिया, घुमा दिया, घुमा दिया। 2400 बार घूम चुकी है 1 मिनट में। घूमने के बाद में फिर परख नली को निकाला और देखा कि अवसादन हुआ यहाँ पर राइबोसोम का? नहीं हुआ गुरु। फिर और बढ़ाई। ऐसे करते करते मैं 70 आरपीएस पर जब पहुंचा, 70 आरपीएस, तो अब आप मुझे बताएं 1 मिनट में कितनी बार घूम लेगी? 4200 बार घूम लेगी। हाँ सर, 4200 बार घूम लेगी। 70 आरपीएस यानी 1 सेकंड में 70 बार घूम रही है तो 60 सेकंड में कितनी बार घूमेगी? 4200 बार। इतनी स्पीड से घुमाने के बाद, इतनी स्पीड से घुमाने के बाद, मैंने घुमाने के बाद जब परख नली निकाली, देखा कि भैया सारे के सारे राइबोसोम नीचे बैठ गए हैं। तो अब आप मुझे बताएं, क्या इतनी स्पीड पर सेडिमेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, 70 की स्पीड पर क्या हो गया है? सेडिमेंटेशन हो गया है। तो ऐसे राइबोसोम को मैं क्या नाम दिया? 70S, यानी 70 रोटेशन पर सेकंड के हिसाब से 1 मिनट तक घुमाया और हमें क्या मिल गया? राइबोसोम का अवसादन हो गया। राइबोसोम सेटल हो गए हैं, नीचे बैठ गए हैं, तो हमने इनको नाम दिया क्या? 70S। अब जरा सोचिए, यूकैरियोटिक कोशिका के राइबोसोम को हम 80S बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे होंगे? क्योंकि ये कितनी स्पीड पर घुमाने पर नीचे बैठे होंगे? आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। कितनी बार? 80 आरपीएस, 80 रोटेशन पर सेकंड की स्पीड से घुमाने के बाद ये नीचे बैठ गए होंगे, इसलिए हमने इनको क्या बोल दिया? 80S बोल दिया। अब हमने क्या किया? इन राइबोसोम की इकाइयों को अलग कर दिया। सर कैसे अलग करते हैं? उसके लिए कुछ कारक रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो आपके कोर्स में तो नहीं है, लेकिन एक चैप्टर में आता है जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार। वहां पर कई बार बता देते हैं टीचर, मैं भी कई बार बता देता हूं, लेकिन कोर्स में नहीं है। उन कारकों का नाम होता है इनिशिएशन फैक्टर। क्या बोलते हैं? IF बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 3 होते हैं, IF1 होता है, IF2 होता है, IF3 होता है। क्या बोलते हैं? इनिशिएशन फैक्टर, प्रारंभिक कारक बोलते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 10 होते हैं, IF1, IF2, IF3, IF4A, 4B, 4C, 4D, 4E, IF5, IF6, जिसकी कोई कतई जरूरत नहीं, आपसे कोई कुछ नहीं पूछ रहा। हायर क्लासेस में जब हम गए थे तब भी हमने भी तभी पढ़े थे। अभी सिर्फ ऐसा याद रखना कि कुछ कारक होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? इनिशिएशन फैक्टर बोलते हैं। और ये फैक्टर, ये कारक जो होते हैं, राइबोसोम की दोनों इकाइयों को अलग कर देते हैं। अब देख, मैंने इस 70S राइबोसोम की दोनों इकाइयों को अलग कर दिया। अब मेरे पास बड़ी भी है, छोटी भी है। अब मैंने राइबोसोम की, इस प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की केवल बड़ी इकाई डाली यहां पर। कौन सी इकाई डाल दी है? बड़ी वाली इकाई डाल दी है, छोटी नहीं डाली। अब मुझे बताइए, बड़ी वाली इकाई को मैं 50S क्यों बोल रहा हूं? सीधी सी बात है, बड़ी इकाई कितनी स्पीड पर नीचे सेटल डाउन, नीचे बैठी होगी? सर 50 आरपीएस पर ये क्या कर गई? सेडिमेंटेशन कर गई, इसीलिए बड़ी इकाई का नाम क्या पड़ गया? 50। और छोटी वाली कितनी स्पीड पर नीचे अवसादन कर गई थी? 30 पर कर गई, इसलिए उसका नाम पड़ गया 30। सिमिलरली ये जो 80 वाली जो है, इसकी बड़ी इकाई कितनी स्पीड पर नीचे अवसादन कर गई थी? 60 आरपीएस पर, और ये कितने? 40 आरपीएस। तो ये जो नाम, जो ये नंबर जो दिए गए हैं, ये किस आधार पर दिए गए हैं? अवसादन के आधार पर दिए गए हैं। तो ये गुरु, ये थी राइबोसोम की बात। अब आप बोलेंगे सर राइबोसोम को आपने अलग करने के लिए आपने बोला IF की जरूरत होती है, इनिशिएशन फैक्टर बोलते हैं। मैंने कहा यस। क्या बोलते हैं? इनिशिएशन फैक्टर बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक कारक। सर ये राइबोसोम की दोनों इकाई वापस से जुड़ भी सकती है? यस। और जोड़ने के लिए इनको जरूरत होती है किसकी? मैग्नीशियम की। किसकी जरूरत होती है? मैग्नीशियम की जरूरत होती है।
है। किसकी जरूरत होती है? मैग्नीशियम की जरूरत होती है, मैग्नीशियम आयन की जरूरत होती है। भूल मत जाना, जोड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन की जरूरत होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं एम्स में, एम्स लास्ट जो एम्स हुआ था, है ना, एम्स शायद 2017 में, 2008 नहीं सॉरी, एम्स जो हुआ था ये हुआ था आपका 2019 या 20 में, लास्ट जो एम्स हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपसे पूछने वाला हूं, ध्यान से सुनना। राइबोसोम जब 70S और 70S दोनों जुड़ जाते हैं, क्या सर? ये देख, प्रोकैरियोटिक कोशिका का राइबोसोम था, हाँ सर। आपने इन दोनों राइबोसोम को जोड़ दिया, है सर, ऐसा होता है, हाँ जी। राइबोसोम में आप बोलेंगे सर ये तो बड़ी जोड़ दी, हल्ले मेरे भाई थोड़ा सा खिसका ले, ठीक है, ठीक है सर। ये जब जुड़ जाएंगे तो इस संरचना को बोला जाता है डाइमर। क्या बोला जाता है? डाइमर बोला जाता है। सर ये तो आपने प्रोकैरियोटिक के जोड़े, यूकैरियोटिक के भी जुड़ जाते हैं, यस, यूकैरियोटिक के भी जुड़ जाते हैं, 80S जुड़ जाते हैं। तो डाइमर जो बनता है वो कौन सा होता है? ये प्रश्न इस तरीके से पूछा गया था, तो याद रखना, ठीक है। सर ये ATS का वर्क क्या होता है? वाह बेटी, कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो तुम, हैं? सर पॉलीसोम इज डिफरेंट पूजा, पॉलीसोम अलग होता है, पॉलीसोम अलग चीज होती है बेटा। जब राइबोसोम mRNA से जुड़ जाते तब उसको हम पॉलीसोम बोलते हैं। यहाँ पर हम राइबोसोम, दो राइबोसोम को जोड़ रहे हैं बेटा। पॉलीसोम का मतलब क्या था? जब राइबोसोम mRNA से जुड़ते तब हम उसको पॉलीसोम बोलते हैं, गुड़िया याद रखना। हिमांशु बोला सर इनका वर्क क्या होता है, 80S का 70S का? अरे बांगड़ू, राइबोसोम में प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन बनाएंगे, हाँ जी। तो ये जो डाइमर जो बन रहे हैं 70 और 70 मिलकर आप क्या बोलोगे? सर 140, है ना, और 80 और 80 मिलकर सर 160, है ना। तो याद रखना 70 और 70 मिलकर होता है 100S, और इस 80 और 80 मिलकर होता है 120S। ये गुरु याद रख लेना। आउट ऑफ थोड़ा सा कोर्स था, कोर्स में नहीं दे रखा था, लेकिन पहले एम्स में प्रश्न पूछे जाते थे। और अब आपको पता है कि पिछले साल भी दो क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी आए थे। तो ये मान के चलना कि कुछ कुछ चीजें आउट ऑफ एनसीईआरटी अब धीरे धीरे आने लगेंगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ने लगेगा। तो जो जो चीजें मैं बताता हूँ प्लीज उनको ध्यान रखा करें, ठीक है। सो 80-80 मिलकर क्या बनाते हैं? 120, 70-70 मिलकर क्या बनाते हैं? 100 बनाते हैं, याद रखना, ठीक है। पॉलीसोम इज डिफरेंट नितेश, बार बार एक ही चीज रिपीट मत कर, जो पूजा ने रिपीट करी है वही तो रिपीट कर रहा है। पॉलीसोम एक अलग चीज होती है। पॉलीसोम का मतलब क्या होता है? जब राइबोसोम RNA mRNA से जुड़ जाता है तो उसको हम बहु राइबोसोम पॉलीसोम बोलते हैं, वो अलग चीज है, ठीक है। चलो जी, ये था कंप्लीट राइबोसोम। एक आखिरी प्रश्न राइबोसोम से, जल्दी से मुझे बताना, मेरी कोशिका में राइबोसोम कौन से प्रकार का मिलता है? जल्दी से आंसर बताओ। मेरी कोशिका में, मेरी कोशिका में, मेरी कोशिका में राइबोसोम कौन से प्रकार के मिलेंगे? जल्दी, मेरी कोशिका में राइबोसोम कौन कौन से प्रकार के मिलेंगे मेरी कोशिका में? वेल डन, अनवर अहमद ने अभी तक आंसर दिया, सुमित कश्यप ने सही आंसर दिया, और कृष्णा ने सही आंसर दिया। बाकी अभी तक किसी ने सही, सुनील वर्मा ने सही आंसर दिया, पूजा मंडलोई ने सही आंसर दिया, कृष्णा ने, शबीना ने सही आंसर दिया, सकीना खातून ने सही आंसर दिया। लेकिन सकीना खातून मेरे अंदर प्लास्टेड नहीं होएगा बेटा, ठीक है। चलो मैं मानता हूं तुमने बिल्कुल बताने की कोशिश करी, लेकिन मेरी बात कर। तो भाई साहब मेरी कोशिका में जो कोशिका द्रव्य है उसमें तो कौन सा मिलेगा? सर ATS मिलेगा, मिलेगा ना। लेकिन गुरु याद कर, माइटोकॉन्ड्रिया भूल गया क्या? है? अरे माइटोकॉन्ड्रिया भूल गया क्या? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम नहीं था क्या? भाई साहब बहुत गंदा गला खराब हो रहा है। तो लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, माथा हिल जाता है। दोनों प्रकार के राइबोसोम मिलेंगे मेरे अंदर। अच्छा, मेरे अंदर राइबोसोम कहां पर मिलेगा? सर एक तो कोशिका द्रव्य में मिल रहा है, एक अंतःप्राय द्रव्य जालिका के ऊपर मिल रहा है, जो खुरदरी अंतःप्राय द्रव्य जालिका थी उस पर मिल रहा है।
जो कोशिका द्रव्य में मिल रहा है वो भी HCS है, और जो अंतःप्रेत द्रव्य जालिका में मिल रहा है वो भी HCS है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S है। वहीं अगर मैं एक पादप कोशिका की बात करूं तो पादप कोशिका में अंतःप्रेत द्रव्य जालिका में भी मिलेगा, कोशिका द्रव्य में भी मिलेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलेगा, और लवक में भी मिलेगा। याद आ रहा है? लवक में और माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों में कौन सा मिलेगा? 70S मिलेगा, ये वाला 80S और ये वाला भी 80S। डन? क्लियर? ठीक है, चलें आगे। ये था राइबोसोम, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है कशाभिका, और दूसरा जो है वो है पक्षमाभ। कशाभिका और पक्षमाभ की बात करते हैं बेटा यहां पर हम। हाँ जी, ये है हमारी कशाभिका और ये है हमारा पैरामीशियम, और उस पैरामीशियम में आपने देखा ना, युगलीना में पैरामीशियम में कुछ वर्ड सुने होंगे, पक्षमाभ है ना। तो पैरामीशियम है, ये पैरामीशियम के पक्षमाभ है, और ये जस्ट हमारा एक क्लेमाइडोमोनास बोल दीजिए, उसमें क्या मिल रहे हैं? कशाभिका मिल रहे हैं। सो हम यहाँ पर अब बात करने वाले हैं किसकी? पक्षमाभ की और कशाभिका की। ये कशाभिका है और ये जो दिख रहे हैं आपको ये है पक्षमाभ। आइएगा, सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं, फिर इनकी संरचना पढ़ लेते हैं। ठीक है, वेल डन अनवर, बहुत ही बढ़िया। सुमित कश्यप प्लीज, सुमित कश्यप, ठीक है, तो अच्छा है पढ़ाई में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज में बार बार डिस्टर्ब करेगा। इट्स ओके, होएगा, पता लग जाएगा। ठीक है, कौन से बैच में? हर एक बैच का अलग अलग इंटरवल पर कोर्स खत्म होएगा। अगर तू आरंभ 1 में है तो 15 मार्च तक हो जाएगा, आरंभ 2 में है तो उसको मार्च के एंड तक या अप्रैल फर्स्ट वीक तक खत्म कर देंगे। ठीक है, अगर उड़ान बैच में तो अप्रैल एंड तक होएगा, क्योंकि उड़ान बैच लाइव है और लेट स्टार्ट हुआ है तो टाइम लगेगा। बस अब आज के बाद मत पूछना गुरु, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आ जाओ। पक्षमाभ और कशाभिका, सीलिया और फ्लैजिला इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलिया, फ्लैजिला। सीलिया कौन होती है? पक्षमाभ। फ्लैजिला कौन होती है? कशाभिका। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बहुत सीधा सीधा जल्दी से देखिएगा। देखिए, पक्षमाभ और कशाभिका में अगर मैं डिफरेंस देखूं तो कशाभिका का आकार बड़ा होता है। बहुत सीधा सीधा आकार इसका कैसा होता है? बड़ा होता है, और इसका आकार कैसा होता है? छोटा होता है। इनकी संख्या जो होती है वो कम होती है, इनकी संख्या जो होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। बताइए, क्या इतनी सी बात तुमको समझ में आई कि नहीं आई? अरे भैया सामने देखना, ये देखिए इतना सा है, कौन? पक्षमाभ। ये इतनी सी बड़ी है, कौन? आपकी कशाभिका। ये कशाभिका इतनी लंबी है, ये पक्षमाभ इतना है, तो किसका आकार बड़ा हो गया? सर कशाभिका का आकार बड़ा है, इसका आकार छोटा है। इनकी संख्या कम है, इनकी ज्यादा है। यहाँ पर भरमार हैं, आपके भरमार हैं। कौन भरमार हैं सर? ये भरे पड़े हैं, कौन? पक्षमाभ। लेकिन कशाभिका 1 2 3 4 बस इतनी सी। ठीक है, सो हमने आकार संख्या देख ली। अब बात करते हैं भाई साहब इनमें कार्य की। इनके कार्य की अगर मैं बात करूं तो ये कार्य क्या करते हैं? सिर्फ एक कार्य करते हैं। क्या? ये कोशिका को गति प्रदान कराते हैं। कोशिका को गति प्रदान कराते हैं। क्या प्रदान कराते हैं? गति प्रदान करते हैं। कि या ये अगर कोशिका है और उस पर ये कशाभिका लगी हुई है, तो ये कशाभिका इस कोशिका को क्या देगी? गति देगी। ये कोशिका क्या करेगी? गति करेगी। लेकिन इनका कार्य अगर मैं देखूं तो इनके कार्य 2 हैं। पहला, ये भी गति तो प्रदान करती हैं, यानी इसके जैसा कार्य तो है, यानी ये भी गति तो देंगी ही देंगी, कोशिका को गति तो देंगी ही देंगी। अब जैसे ये मान ले पैरामीशियम है, ये पैरामीशियम है, डन। ठीक है, अब ये जो पैरामीशियम जो है, इस पैरामीशियम को अगर चलना है, पानी के अंदर गति करनी है, तैरना है, तो उसके लिए पक्षमाभ जो है वो गति तो करा ही रहे हैं। अब यहां पर इसका मुख मिल रहा था गुरु ये, ठीक है, और यहाँ पर कोई भोजन आया है, भोजन इधर की तरफ है। अब ये भोजन को यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचा है? तो भोजन को यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये गति कराने के लिए किसकी? जो आसपास के जो पदार्थ हैं उनकी भी गति कराएगी। देख, यानी ये जो पक्षमाभ है कोशिका की तो गति कराएगी, और उस कोशिका के आसपास अगर कोई पदार्थ है तो उसकी भी गति कराएगी। तो याद रखना, इसका दूसरा कार्य क्या होता है? ये गति किसको देती है? कोशिका को तो देती ही देती है, कोशिका को तो गति देती ही देती है। ये कोशिका को गति देती ही देती है, साथ साथ ये आसपास, कोशिका के आसपास पदार्थ जो होते हैं उस आसपास के पदार्थ को भी क्या देती है?
गति प्रदान करती है। जल्दी से एक बार थम्स अप करके हमको बता दीजिए ताकि इतनी सी बात समझ में आ जाए। हाँ जी, जल्दी से भोजन को मुख तक पहुंचाते हैं। सर कॉकरोच कोर्स से हटा दिया गया है। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। हम पागल हैं, हमने कॉकरोच पढ़ा दिया। और बाकी जो बोल रहे अर्थवॉर्म और फ्रॉग, मैं उसके भी लेक्चर बना दूंगा, है ना। वैसे वो कोर्स में नहीं है, फिर भी आपको लगता है कि ठीक है सर ने ना हमारे साथ वो धोखाबाजी कर दी है, सर आपने अर्थवॉर्म और केंचुआ और मेंढक नहीं पढ़ाया, तो वो भी पढ़ा दूंगा। बस बेटा, ठीक, ओके, समझ में आ गया। मैं फिर बोल देता हूं, जो तू कहेगा वो मैं करूंगा, लेकिन जो मैं कहूंगा क्या तू वो कर रहा है, सोचना। नहीं बेटा, कॉकरोच नहीं हटाया कपिल पटेल, नहीं हटाया है। अरे भैया, पिछले साल प्रश्न आया है, टेगमीना याद है तेरे को? टेगमीना याद आ रहा है? टेगमीना, अरे टेगमीना, मेरी मम्मी का नाम है मीना, टेगमीना, याद आ रहा है? याद आ रहा है? टेगमीना कोई पंख थे, 2022 का प्रश्न है। सर समझ नहीं आया तो अब हम क्या करें विशाल बाबू? आपको समझ नहीं आया तो पढ़ाई करो, तुमको समझ में नहीं आया, बाकियों को आ गया, वो पढ़ाई कर रहे, तुमको समझ में नहीं आया तो तुम्हारी बुद्धि कमजोर है, पढ़ाओ, पढ़ो। बार बार थोड़ा ना रिवाइज करने में, तुम्हारे पास लेक्चर है, सारी चीजें हैं, पढ़ाई तुम करते नहीं और यहाँ पर लाइव में भी तुम सुन नहीं रहे, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हैं? चलो, सो यहाँ पर पक्षमाभ जो हैं वो छोटे हैं, संख्या में ज्यादा हैं, क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। किसकी गति करा रहे हैं? कोशिका की गति तो करा ही रहे हैं। देख, मैं कोशिका हूं और ये मेरे क्या है? पक्षमाभ है। ये मेरे पक्षमाभ मेरे को क्या करा रहे हैं? गति करा रहे हैं, यानी मैं गति कर सकता हूं। अब मेरे आसपास यहाँ पर मान ले कोई भोजन आया, तो इन पक्षमाभ ने उस भोजन को पकड़ 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 कर मेरे पास ले आए, यानी जो आसपास का पदार्थ है उसकी भी गति करा रहे हैं। तो दोनों कार्य कर रहे हैं ना, दो चीजों की गति करा रहे हैं, कोशिका की भी करा रहे हैं, जो आसपास पदार्थ है उसकी भी करा रहे हैं। लेकिन कशाभिका जो है, ये कशाभिका केवल और केवल कोशिका की गति कराते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पदार्थ यहाँ पर आया तो उसको पकड़कर ये कोशिका के पास ले आएंगे, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कोशिका की गति कराते हैं। अब यही चीज यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ सकते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक बताई हुई है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ये चीज बताई गई है आपकी एनसीईआरटी में, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। पक्षमाभ कशाभिका, ये कोशिका पर मिलने वाली वृद्धि होती है, इनमें पक्षमाभ छोटी होती है, कशाभिका बड़ी होती है, चप्पू के समान ये चलती है, चप्पू होता है ना नाव में, उसके समान ये चलती हैं चारों तरफ मिलने के लिए। हाँ जी, ये जो पक्षमाभ जो होते हैं कोशिका को, देख साफ साफ लिखा हुआ है, किसको? कोशिका को, कोशिका को या उसके चारों तरफ मिलने वाले द्रव्य की गति कराते। देख मैंने यही बताया ना, या तो कोशिका को या उसकी कोशिका के आसपास जो द्रव्य मिलेगा उसकी भी गति करा देंगी। लेकिन कशाभिका लंबी होती हैं और सिर्फ क्या लिखा हुआ है? कोशिका की गति में सहायक होती है, कोशिका के आसपास जो द्रव्य है उसकी गति में सहायक नहीं होती है। अब याद कर, तुमको प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या हमने कशाभिका पक्षमाभ पढ़ा था? जल्दी से। सर पेशीय ऊतक का लेक्चर नहीं मिला बेटा, पेशीय ऊतक हमने पढ़ाया नहीं है सौरभ तुमको, पेशीय ऊतक का अलग चैप्टर है बेटा। अरे बाबू, पेशीय ऊतक का अलग चैप्टर है। हाँ जी, गमन और संचलन चैप्टर, उसमें पेशीय ऊतक है यार, तो लेक्चर नहीं देखता, पेशीय ऊतक का लेक्चर नहीं मिला। हाँ जी, बताइए, क्या आपने ये पक्षमाभ कशाभिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में पढ़ा था? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। ओले, लाइव लेक्चर में नहीं पढ़ाया था मैंने तेरे को? क्या मैंने तेरे को एक ऐसी आधारीय काय नहीं बताया था? क्या कोई अंकुश नहीं बताया था? क्या उससे निकलता हुआ ये तंतु नहीं बताया था? हाँ सर बताया था, याद आ रहा है? हल्का हल्का आधारीय काय, अंकुश, तंतु, याद आ रहा है? ये आधारीय काय था, बेसल बॉडी थी, हुक था, फिलामेंट था, 3 संरचना याद आ रही है? हाँ सर बताया था। ये क्या था सर? ये कशाभिका था। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमने कशाभिका पढ़ी थी, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में पक्षमाभ पढ़ा ही नहीं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में पक्षमाभ नहीं मिलता है। याद रखना, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल कशाभिका मिलती है। और वहां पर मैंने बोला था प्रोकैरियोटिक कोशिका की कशाभिका और यूकैरियोटिक कोशिका की कशाभिका में अंतर होता है। अब क्या अंतर होता है? आइए हम यहाँ पर अब संरचना देखने वाले हैं, किसकी? पक्षमाभ कशाभिका की यहाँ पर संरचना देखने वाले हैं। आइए गुरु, ओ रे तेरी तो,
अरे बाबा 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 बाबा, मैं डायग्राम नहीं लाया, अरे बल्ले बल्ले। चलो जी, डायग्राम मैं नहीं लाया हूं, लेकिन आप मेरा इतनी सी हेल्प कर सकते हैं। इस चैप्टर के लेक्चर आपके पास हैं। आरंभ बैच की बात कर रहा हूँ, उड़ान की नहीं बात कर रहा। उड़ान वालों के पास, उड़ान 2 वालों के पास में आपके पास मैं स्लाइड में डायग्राम डाल दूंगा। मैं अभी डायग्राम बना देता हूँ, मैं लाना भूल गया था। आरंभ वाले के पास जो लेक्चर है उसमें वो डायग्राम है, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं डायग्राम डाल दूंगा, जो उड़ान बैच के हैं उनके पास डायग्राम डाल दूंगा। बाकी आरंभ वालों के पास जो लेक्चर आया है ना, उसमें डायग्राम है। मैं जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा था, क्या ये दोनों की संरचना सेम है, दोनों की संरचना सेम है, सेम टू सेम है, बस फर्क कितना, एक छोटा एक बड़ा है। आइए इधर देखिएगा। देख बेटा, ये है कोशिका झिल्ली, ध्यान से देखना, ये कौन है, कोशिका झिल्ली है। दिख रही है तेरे को? हाँ सर। अब मेरे को बात बताना जरा जल्दी से, क्या ये कोशिका झिल्ली, क्या ये कोशिका झिल्ली बाहर की तरफ कुछ वृद्धि करते हुए दिखाई दे रही है? सिंपल, ये वाला डायग्राम नहीं रे सुमित कश्यप, जल्दी से, क्या तुमको ये कोशिका झिल्ली है गुरु, ये कौन है, कोशिका झिल्ली है, क्या ये कोशिका झिल्ली तुमको बाहर की तरफ वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है? यहाँ जी सर जी, ये बाहर की तरफ वृद्धि करती हुई हमको दिखाई दे रही है। अब जहां से इसने वृद्धि करी है ना, जहां से इसने वृद्धि करी है, इधर देखना, जहां से इसने वृद्धि करी है बेटा, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से, अरे ध्यान से देख ले। अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, फिर से बनाते हैं। हाँ, अब ठीक है, दिख गया? ओके गुरु। बायो में सारा खेल किसका होता है आप जानते हैं, डायग्राम्स का होता है। अगर आपके डायग्राम पल्ले पड़ गए, आपके दिमाग में बैठ गए, तो सारी चीजें आराम से समझ में आ जाती हैं। वेल डन भूपेश, थैंक यू भूपेश। भूपेश ने डायग्राम भेजा हुआ, ये वाला डायग्राम है, ठीक है। अब भूपेश की तरफ मत देखने लग जाएगा, सारा ध्यान नहीं तो भूपेश की तरफ चला जाएगा, यहां से हट जाएगा। हाँ जी सर, XO लिंग निर्धारण किसमें होता है? कोकरोच में होता है, कोकरोच में होता है, ठीक है। वेलिस्नेरिया में होता है, कॉकरोच में होता है, वेलिस्नेरिया में होता है, ठीक है। चलें, एस्केरिस में होता है, पढ़ाया है तेरे को। हाँ भाई इधर ध्यान से देख, क्या तुमको कोशिका झिल्ली बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है? क्या तुमको कोशिका झिल्ली बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही है? हाँ सर, बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही है। अब ये जो बाहर निकली है ये लंबी है, और ये जो बाहर निकली है थोड़ी छोटी है। ये है पक्षमाभ, ये है कशाभिका। पहला डिफरेंस था पक्षमाभ कशाभिका में, संरचना सेम टू सेम है, बस डिफरेंस इतना ज्यादा, जो छोटी है वो पक्षमाभ है, जो बड़ी है वो कशाभिका है। अब इधर देख, ध्यान से देख, ध्यान से देखिएगा, यहां पर जहां से ये कोशिका झिल्ली बाहर निकली है, जहां से ये कोशिका झिल्ली बाहर निकली है, उस जगह पर कुछ, जहां से कोशिका झिल्ली बाहर निकली है उसके आधार पर देख, कोई संरचना दिख रही है। जहां से ये कोशिका झिल्ली बाहर निकली है उसके आधार पर देख, कोई संरचना दिख रही है। जल्दी से देख, फटाफट देख, जल्दी से देख, जल्दी से देख, जल्दी से देख। वेल डन। जहां से ये कोशिका झिल्ली बाहर निकल रही है, जहां से ये कोशिका झिल्ली, अरे जहां से ये कोशिका झिल्ली बाहर निकल रही है उसके आधार पर देख, कोई संरचना दिख रही है। हाँ, इस संरचना का नाम है आधारीय काय, आधारीय काय कहते हैं।
और ये आधारीय काय एक प्रकार का तारक केंद्र होता है, यानी तारक केंद्र के जैसी संरचना या बिल्कुल तारक केंद्र होता है। अब क्या होता है तारक केंद्र? प्रियंका ने बार बार स्पैम कर दिया, सर तारक केंद्र क्या होता है, तारक केंद्र क्या होता है, तारक केंद्र क्या होता है। प्रियंका ये मत सोचना मैं कमेंट्स नहीं देखता हूं, मैं देखता हूं, लेकिन जब सही समय आएगा तभी तो बताऊंगा ना। अब मैं राइबोसोम पढ़ा रहा हूँ, बीच में तुम पूछो सर तारक केंद्र तारक केंद्र तारक केंद्र, सेंट्रियोल सेंट्रियोल सेंट्रोसोम क्या होता है। मैंने कहा रुक जाओ ना, आएगा ना, तसल्ली रखो, ठीक है। सो ये तारक केंद्र के समान संरचना है जिसका नाम है आधारीय काय, ठीक है। इसको हमने बोला आधारीय काय जो एक प्रकार का तारक केंद्र होता है। क्या होता है ये? जरा सोच, हमें एक कोशिकांग पढ़ना है, किसमें? इसी चैप्टर में एक और कोशिकांग है जिसका नाम है तारक केंद्र। जब हम पढ़ेंगे तारक केंद्र, सोच या तो अभी पढ़ ले आधारीय काय, अगर तूने आधारीय काय पढ़ लिया इट मींस तूने तारक केंद्र पढ़ लिया, तूने तारक केंद्र पढ़ लिया इट मींस तूने आधारीय काय पढ़ लिया। अब इधर देखना, ध्यान से देखना, ये आधारीय काय है और इस आधारीय काय के ऊपर एक संरचना, इस आधारीय काय के ऊपर, अब इस चीज को अगर मैं ऐसे करूं तो आधारीय काय के ऊपर ही तो है ना ये संरचना, ये सफेद सफेद संरचना जो आपको दिख रही है, ये संरचना जो आपको दिख रही है, ये संरचना इस आधारीय काय के ऊपर से निकल रही है। आप बोलेंगे सर यहां तो नीचे से निकल रही है। अरे गुरु, आधारीय काय का ऊपरी भाग माना जाएगा ये। क्या चाहिए? क्या माना जाएगा? आधारीय काय का ऊपरी भाग माना जाएगा। आधारीय काय के ऊपर से निकलती है, ठीक है। अब ये क्या है? ये जो संरचना जो है एक्चुअली हमारा जो पक्षमाभ या जो कशाभिका है वो ये है। इस संरचना को हम क्या बोल रहे हैं? कशाभिका। इस संरचना को हम बोल रहे हैं पक्षमाभ, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइएगा, एक कशाभिका और पक्षमाभ में दो चीजें हैं क्या? एक तो ये कोशिका झिल्ली जो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाई दे रही है, ये हमारी कोशिका झिल्ली है। हाँ जी, कौन है बेटा? ये कोशिका झिल्ली दिखाई दे रही है। और इस कोशिका झिल्ली के अंदर, इस कोशिका झिल्ली के अंदर सफेद रंग की संरचना दिखाई दे रही है। हाँ जी। अब ये सफेद रंग की संरचना क्या है? ये तो समझ में आ गया गुरु, ये तो हमारी कोशिका झिल्ली है। ये हमारी कोशिका झिल्ली ने वृद्धि कर दी थी। ये हमारी कोशिका झिल्ली है जिसने वृद्धि करी थी। ये अंदर जो सफेद रंग की जो संरचना है, अनिल परमार को निकाल दीजिए क्लास से। भाई साहब ये पढ़ने नहीं देंगे ना पढ़ाने देंगे भाई साहब, इनको रोज की क्लास में बस यही काम है। निकाल दीजिए इनको क्लास में, छटनी करिए इन बच्चों की, हमको कोई जरूरत नहीं और ना इनको हमारी जरूरत है। इनको बस ये है, बस कोर्स खत्म कर दो, कोर्स खत्म कर दो। इनको पढ़ने से कोई लेना देना नहीं है यार। कोर्स कब होएगा? कोर्स कब होएगा? अभी हो जाएगा कोर्स। बोल अभी करा दूं, खत्म कर दूं? निकाल लेगा? अरे भैया अभी थोड़ी देर पहले तेरे को बताया कि इस बैच का अब होएगा, इस बैच का अब होएगा, फिर वापस से वही चीज रिपीट करे जा रहा है। ना खुद पढ़ता है ना औरों को पढ़ने दे रहा है यार। हाँ जी, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? एक्सोनीमी अक्ष सूत्र कहते हैं। ये जो सफेद रंग की जो संरचना जो यहां पर है, इस सफेद रंग की संरचना को क्या बोलते हैं? अक्ष सूत्र कहते हैं, एक्सोनीमी कहते हैं। ठीक है, तो एक्सोनीमी अक्ष सूत्र क्या था? यहां पर देख, इनके कोर को क्या बोला जाता है? अक्ष सूत्र एक्सोनीमी कहा जाता है। ये जो थी ये संरचना, ये थी एक्सोनीमी जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर है। अब मुझे बता, अगर मैं इस संरचना को काटूं, अगर मैं इस संरचना को काटता हूं तो आप मुझे बताइए, इस संरचना को जब मैं काटूंगा तो ये संरचना क्या मुझे ऐसी दिखाई देगी? दिमाग लगा।
क्या ये संरचना मुझे इस तरीके से दिखाई देगी? लॉजिकल प्रश्न है, सिंपल सी बात है। क्या ये संरचना ऐसी दिखाई देगी? सोच, बाहर से कौन? प्लाज्मा झिल्ली, और अंदर कौन? अक्ष सूत्र। दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी? दिखाई देगी ना। बस इतनी सी बात है। अब इतनी सी बात सुनने के बाद में, समझने के बाद में, चाहे कशा भी का हो, चाहे पक्षमाभ हो, इस संरचना को जब मैं बाहर से देखूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा सर? प्लाज्मा झिल्ली दिखाई देगी। सबसे बाहर कौन दिखाई देगी? ये लाल रंग की कौन? ये प्लाज्मा झिल्ली दिखाई देगी। अच्छी नहीं लग रही है प्लाज्मा झिल्ली? दूसरी ले ले बेटा, ये हमें प्लाज्मा झिल्ली दिखाई देगी। ठीक है बेटा, चलो सर, ये हमें प्लाज्मा झिल्ली मोटी होएगी नहीं, ये इतनी रहेगी। चलो, ये हमें प्लाज्मा झिल्ली दिखाई देगी। ठीक है, इस प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कौन था सर? इसी प्लाज्मा झिल्ली के अंदर, ये जो प्लाज्मा झिल्ली जो होगी लाल रंग की, इसी प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कौन है सर? अक्ष सूत्र है। इस प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कौन है सर? अक्ष सूत्र। नाउ व्हाट इज अक्ष सूत्र? ये जो अंदर अक्ष सूत्र है, ये कौन है? ये जो आप बोल रहे हो सर अंदर अक्ष सूत्र है, ये जो अंदर अक्ष सूत्र है, ये अक्ष सूत्र है क्या? सो गुरु, ये जो अक्ष सूत्र जो था, ये है सूक्ष्म नलिकाओं से बनी हुई संरचना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये नौ क्या है? सूक्ष्म नलिकाएं हैं, लेकिन ये जोड़ीदार है। कैसी हैं ये? जोड़ीदार है। तो ये 9 परिधि पर जोड़ीदार क्या है? सूक्ष्म नलिकाएं हैं। क्या है? 9 परिधि पर जोड़ीदार सूक्ष्म नलिका। अभी थोड़ी देर पहले तेरे को सूक्ष्म नलिका बताई थी। क्या थी सूक्ष्म नलिका? जरा याद कर। माइक्रोट्यूब्यूल क्या थी? नलिकाएं थी, जो किससे बनी हुई थी? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। तो जरा याद कर, क्या तेरे को 9 परिधि पर द्विक का मतलब दो, डबलेट बोलेंगे, डबलेट इंग्लिश में बोलेंगे, डबलेट। क्या परिधि पर? डबलेट। द्विक परिधि पर डबलेट 9 जोड़ीदार क्या दिखाई दे रही हैं? सूक्ष्म नलिकाएं दिखाई दे रही हैं। और बीच में, केंद्र में जरा देख, एक यहाँ है, एक यहाँ है। क्या ये आपस में जुड़ी हुई है? नहीं। ये सिंगल है, मतलब जुड़ी, मतलब इन द सेंस एक दूसरे से चिपकी हुई है? नहीं। ये सिंगल, यानी टोटल कितनी हो गई? 9 + 2। अब ये जो 2 जो है, ये भी सूक्ष्म नलिकाएं हैं। ये जो 2 सूक्ष्म नलिकाएं हैं गुरु, ये 2 सूक्ष्म नलिकाएं जो हैं, ये परिधि पर मिल रही है कि केंद्र में मिल रही है? केंद्र में मिल रही हैं। क्या ये द्विक है कि एकल है सर? ये एकल है। क्या ये सूक्ष्म नलिकाएं नहीं दिख रही है तुम सभी को? दिख रही है ना? तो ये केंद्र में 2 सूक्ष्म नलिकाएं, केंद्र में 2 सूक्ष्म नलिकाएं, अकेली ये 9 परिधि पर सूक्ष्म नलिकाएं, जोड़ीदार, यानी 9 जोड़ियां सूक्ष्म नलिकाओं की परिधि पर, 2 अकेली सूक्ष्म नलिकाएं किसमें? केंद्र में है। ये मिलकर क्या बना रही हैं? आपका अक्ष सूत्र बना रही हैं, जो प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इधर देखिएगा, ये आपस में कनेक्टेड है और एक आवरण के अंदर है। ये आपस में कनेक्टेड है, ये भी आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, और क्या ये परिधि पर केंद्र वालियों से जुड़ी हुई हैं? देख, खुद देख। अब तो खुद सोच, यहां पर जो भी चीजें मैंने बनाई है उनको फील कर, ध्यान से देख। क्या तेरे को सेंटर में जो 2 सूक्ष्म नलिकाएं थी अकेली, क्या वो आपस में जुड़ती हुई दिखाई दे रही है एक सेतु से? देख, क्या ये इस संरचना, ये वाली संरचना से जुड़ती हुई दिखाई दे रही है? हाँ जी। क्या इनके ऊपर एक लाल रंग का आवरण मिल रहा है? हाँ जी। क्या परिधि वाली आपस में जुड़ी हुई है इस संरचना से, ये जो गुलाबी रंग की है? हाँ जी।
क्या ये जो परिधि पर सूक्ष्म नलिकाएं हैं, ये केंद्र वाली सूक्ष्म नलिकाओं के ऊपर जो आवरण था उससे जुड़ती हुई दिखाई दे रही है? हाँ जी। अब इन सारी संरचनाओं के नाम आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, सारे के सारे नाम आपने याद रखने हैं। अब क्या क्या नाम दे रखे हैं, पहले तो इस अरेंजमेंट को देख। क्या तेरे को ये अरेंजमेंट 9+2 प्रणाली बोल सकता हूँ? 9+2, 9 परिधि पर, 2 केंद्र में। परिधि पर द्विक है, केंद्र में एकल है। अक्ष सूत्र बना रही है, जो किससे बना हुआ है? सूक्ष्म नलिकाओं से बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा जुड़े हुए केंद्रक आवरण से ढकी रहती है। का सेतु, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड सेतु। हाँ जी, क्या बोलेंगे? ये जो है इसको हम बोलेंगे केंद्रीय सेतु। केंद्रीय सेतु, ये केंद्रीय सेतु क्या कर रहा है? इनको जोड़ रहा है। हाँ सर। और ये जो आवरण है इसको हम क्या बोलेंगे? केंद्रक, केंद्रीय आच्छद बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? केंद्रीय आच्छद बोल देते हैं, या केंद्रीय आवरण बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? केंद्रीय आच्छद या केंद्रीय आवरण बोल देते हैं। ठीक है, परिधीय द्विक के प्रत्येक नलिका को अरीय दंड द्वारा जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर अब 2 वर्ड तेरे को दिखेंगे, एक है अरीय दंड और एक है अरीय तान। एक अरीय दंड है, एक अरीय तान है। अब ये अरीय दंड और अरीय तान, ये क्या होता है गुरु? ये है अरीय दंड, अरीय है, लिखा हुआ है ना? ठीक है, जो परिधीय द्विक के प्रत्येक नलिका को अरीय दंड द्वारा जोड़ते, जो परिधीय द्विक के प्रत्येक, अरे मैं भी पगला गया, केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा जुड़े होते हैं, केंद्र का आवरण द्वारा ढके होते हैं, जो परिधीय द्विक के प्रत्येक नलिका को अरीय दंड द्वारा जोड़ते हैं। इस प्रकार 9 अरीय तान मतलब बन जाती है। अरीय दंड, अरीय दंड। और भाई साहब वो का है? आपस में नहीं लिखा हुआ है। चलो, ये है अरीय दंड, ये नहीं है अरीय दंड, ये है अरीय दंड, ये वाला, ये है आपका अरीय दंड। ये है अरीय दंड। और अरीय दंड क्या कर रहा है बेटा? ये इस परिधि पर जो सूक्ष्म नलिका है उसको इस आवरण से जोड़ रहा है। अब ये जो होता है इसको हम बोलते हैं अंतः द्विक सेतु कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंतः द्विक सेतु कहते हैं, यानी इस द्विक को इस द्विक से जोड़ने वाला सेतु अंतः द्विक सेतु। बीच वाला क्या कहलाता है? केंद्रीय सेतु। केंद्रीय सेतु, 2 केंद्रीय सूक्ष्म नलिका, इनके ऊपर आवरण केंद्रीय आच्छद या केंद्रीय आवरण। केंद्रीय आवरण परिधि पर जो द्विक है उससे जुड़ा हुआ है, किससे? अरीय दंड से। तो इस तरीके से कितने तान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? कितने डंडे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? 9 डंडे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये थी सिंपल सी संरचना। अब यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी में ये तो बताया है, इसके साथ साथ एक चीज दिखाई तो है, बताई नहीं है। क्या? इस डायग्राम में, अगर एनसीईआरटी का डायग्राम में लाया हूं, कसम से मैं वो भी नहीं लाया, पगलैट हूं यार मैं भी। हाँ जी, इस डायग्राम को देखिएगा अपनी एनसीईआरटी में। यहाँ पर ना कुछ रैकेट के समान तुमको संरचनाएं दिखाई देंगी। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से रैकेट के जैसी संरचनाएं दिखाई देंगी। देखना अपनी एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से रैकेट के समान संरचनाएं दिखाई देंगी। सर अंतः द्विक सेतु का अरीय तान भी कह सकते हैं? नहीं बेटा, अरीय तान का मतलब है कि ये जो अरीय दंड है, यही अरीय दंड, टोटल 9 अरीय दंड ऐसे लगता है जैसे तान निकाल दिए। जैसे सितार होते हैं ना, सितार या गिटार, उसमें तान निकलती है, धागे होते हैं ना, है ना? उसी तरीके से ये जो अरीय दंड जो है ये तान के रूप में निकल रहे हैं, रेज के रूप में निकल रहे हैं। ठीक है, तो यही अरीय दंड टोटल 9 क्या कहला रहे? अरीय तान कहला रहे। अंतः द्विक सेतु इज डिफरेंट। डन? चले, हाँ जी, हम यहाँ पर बात कर रहे थे, ये जो हरी हरी सी संरचना जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम में दे रखी है, ये प्रोटीन है जिसका नाम है डायनिन प्रोटीन। डायनिन प्रोटीन होते हैं। सर जी ये क्या काम करते हैं? जब आप एक चैप्टर पढ़ोगे गमन और संचलन, उस गमन संचलन चैप्टर को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, उन मांसपेशियों के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है डायनिन प्रोटीन। और वो डायनिन प्रोटीन जो होता है वो एटीपी खर्च करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्या? एनर्जी को खर्च करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब मुझे बताइए संरचना को आपने करना क्या है?
ये संरचना करने क्या वाली है? सर ये गति करने वाली है, और उस गति को करने के लिए इस संरचना को सिकुड़ना है, फैलना है, सिकुड़ना है, फैलना है। अब जरा सोचिए, एक धागा है, जस्ट इमेजिन ये एक नलिका है। अगर ये नलिका सामने से देखेगा, अगर ये सिकुड़ेगी फैलेगी, सिकुड़ेगी फैलेगी, तो ये हिलेगा कि नहीं हिलेगा? सोच, ये संरचना सिकुड़ रही है, फैल रही है, सिकुड़ रही है, फैल रही है, सिकुड़ रही है, फैल रही है, तो ये धागा हिलेगा ना, हिलेगा ना, बड़ा हुआ छोटा हुआ, बड़ा हुआ छोटा हुआ, बड़ा हुआ छोटा हुआ, है ना, फैलेगा ना। तो कहीं ना कहीं ये जो पक्षमाभ या कशाभिका जो है, ये हिल कैसे रही हैं? इनके अंदर सिकुड़ना और जो फैलना जो है, ये कराएगा कौन? एटीपी खर्च करके कौन कराएगा? ये डायनिन प्रोटीन कराएगा। यही डायनिन प्रोटीन, देख ये सेतु, ये सेतु जो है, अंतःद्विक सेतु, ये केंद्रीय सेतु, ये खींचेंगे, ये खींचेंगे। खींचने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? एनर्जी। तो वो एनर्जी कौन उत्पन्न कर रहा है? एनर्जी खर्च कौन कर रहा है? ये डायनिन प्रोटीन। अर्पित सिंह रात को भी आएगा ना 7 बजे वाली क्लास में? आना है ना शाम को? आना है ना? आना है ना बेटा? हाँ जी, डन, क्लियर, समझ में आ गया? ये था आपका पक्षमाभ कशाभिका, इतना सा था। अब इसके बाद आखिरी जो टॉपिक आता है इस चैप्टर का, आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट जो आता है, वो आता है एक तो तारक केंद्र, और फिर आएगा आपका केंद्रक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो पूरा कंप्लीट करेंगे। एक